हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। तो इससे पहले न्यूक्लियस के लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्रोमोसोम। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। Chromosomes. So if we talk about chromosomes, these are also very important and vital components of the nucleus, जिसको 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको डिस्कवर किया था, जब वो स्टडी कर रहा था सैलेमांडर के लार्वा को। तो उनको सैलेमांडर के लार्वा में क्या मिला था? क्रोमोसोम मिला था। लेकिन उस वक्त उन्होंने नाम नहीं दिया था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको नाम जो था वो नहीं दिया था। नेम इसको किसने दिया था? वेल्डेयर ने। ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो क्रोमोसोम टर्म है इसको कॉइन किया था कि क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो ये बात किसने कही थी? वेल्डेयर ने, कि ये क्या है? कलर्ड बॉडीज है। इसी वजह से उन्होंने इसको नाम दिया क्रोमोसोम का। और वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सैलेमांडर के लार्वा में क्या किया? इसको डिस्कवर कर लिया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब क्रोमोसोम्स है क्या? क्रोमोसोम्स जो है वो कंपैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? कंपैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कैरियर्स होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के। जितने भी हमारे हम कैरेक्टर्स हैं, मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। हाफ फ्रॉम पेरेंट्स एंड हाफ फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर। तो वो इस ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पास आउट कर रहे होते हैं। इस पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स। इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को पास करते हैं। तो ये जीन्स जो है ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को पास आउट करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो ये क्या है? कंपैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? कंपैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स जो है ये क्या कर रहे होते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में we all know that we have 46 chromosome and we are diploid organisms। तो हमें क्या है? सेट्स के फॉर्म में क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। सो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट है हमें। उन 23 क्रोमोसोम्स में जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनको हम लोग ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। क्लियर? उसको ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। और जो वन पेयर है क्रोमोसोम का, वो क्या करते हैं? वो हमारे जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर? जो एक पेयर है क्रोमोसोम का वो जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो 22 है वो उसको हम लोग ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। राइट? तो लाइक अगर हम बात करें फीमेल में, अगर हम बात करें इस जेंडर रिकॉग्नाइज क्रोमोसोम्स की, तो फीमेल में आपको 2x क्रोमोसोम्स मिलेंगी, जबकि मेल में फिर ये बात जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये फिर इसका जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपको एक x और दूसरा y क्रोमोसोम मिलेगा। तो ये XX या XY जो क्रोमोसोम्स हैं
ये वो वाले क्रोमोसोम है जो कि जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो क्रोमोसोम क्या है? 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको सेरेमानिया के लावा से डिस्कवर किया। वॉल्जियर ने फिर इसके लिए टर्म को कॉइन किया, क्रोमामीन कलर एंड सोमामीन बॉडी। दीज आर कॉम्पैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैविंग जीन्स दैट पास आउट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद हमने टाइप्स इसके डिस्कस की, और भी बहुत सारे टाइप्स आपको क्रोमोसोम्स की मिलेंगी, लेकिन बेसिकली क्या है, यही टाइप्स हैं कि जो 22 पेयर्स है उनको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं, जो कि बाकी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसमें मैंने आपको जो एग्जांपल्स थे वो बता दिए। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो वेरी करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं। अगर हम अपनी बात करें या प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हमें पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, बट नंबर जो है वो वेरी करता है। जैसे अगर अपनी बात करें तो ह्यूमंस में कितने हैं? वी ऑल नो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें डॉग्स की, जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उनमें 78 क्रोमोसोम्स होती हैं। उनके बॉडी में आपको न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 78 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसी तरह से जो ड्रोसोफिला होता है, फ्रूट फ्लाई, जिसपे टीएच मॉर्गन ने अपना वो एक्सपेरिमेंट भी किया था, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हम डिटेल में जो है फिर इसको स्टडी करेंगे। तो जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होते हैं, फिर इनका जो जीनोम होता है वो काफी स्मॉल होता है, इनमें जस्ट आपको 8 क्रोमोसोम्स मिलेगी। इसी वजह से टीएच मॉर्गन ने अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसी को जो था सेलेक्ट किया था अपने स्टडी के लिए, क्योंकि इनका जो जीनोम होता है वो काफी स्मॉल होता है, इसमें आपको जस्ट 8 क्रोमोसोम जो है वो मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें केट की, तो केट में आपको 38 क्रोमोसोम्स मिलेंगी। क्लियर? हम में 36 होती है, डॉग्स में 78 होती है, फ्रूट फ्लाई में 8 होती है, और जो केट है उसमें आपको 38 मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें चिंपैंजी की, तो चिंपैंजी में आपको 48 क्रोमोसोम मिलेंगे, उनमें एक पेयर हमसे ज्यादा होता है। अगर चिकन में हम बात करें तो वहां भी आपको 78 क्रोमोसोम्स मिलेंगी। डॉग्स में और चिकन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट? तो ये नंबर है क्रोमोसोम का। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के टाइप पे। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम को न्यूक्लियस के अंदर देखा कैसे जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारी जितनी स्टडी है इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होते हैं, राइट? सेलुलर स्ट्रक्चर्स को मोस्टली फाइंड आउट करने के लिए स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है। स्टेनिंग में क्या होता है कि एक स्टेन को लिया जाता है और उसको जो है उस जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है उसको स्टेन किया जाता है, और फिर उसके जरिए हमें जो है उस स्ट्रक्चर का पता चलता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसकी अगर इसकी बेंडिंग टेक्निक की हम बात करें, तो इसको भी स्टेनिंग के जरिए ही फाइंड आउट किया जाता है सेल में। और इसके लिए जो डाई यूज करते हैं उसको बोलते हैं जिम्सा डाई। उसको क्या बोलते हैं? जिम्सा डाई, या फिर इस टेक्निक को बोलते हैं जिम्सा स्टेनिंग। उस जिम्सा स्टेनिंग के जरिए जो क्रोमोसोम है इसके लाइट और जो डार्क बैंड्स हैं वो नजर आ जाते हैं, मतलब प्रोमिनेंट हो जाते हैं। क्लियर? जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और उसी से फिर इसकी जो स्टडी होती है वो काफी आसान हो जाती है। यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। क्रोमोसोम जो है उसको 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने सेरेमानिया के लार्वा से डिस्कवर किया। इसके लिए नेम जो था वो वेल्डेयर ने टर्म जो था उसको कॉइन किया।
और कंपैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वही जीन्स जो है वो कैरेक्टर्स को पास आउट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, right? So we have 23 pairs in which 22 are autosomes and the one recognize the gender. Female have 2 X chromosome and male have 1 Y chromosome. After that, number of chromosome varies in organisms. Humans, dogs, fruit fly, cat, chimpanzee, chicken, इन सब में जो है क्रोमोसोमल नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. बेंडिंग टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जिम्सा स्टेनिंग जो है वो यूज की जाती है जिससे क्रोमोसोम के लाइट और डार्क बैंड प्रोमिनेंट हो जाते हैं और उससे फिर फर्दर जो है वो स्टडी की जाती है क्रोमोसोम की. अब बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, या फिर पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो है कब बनता है. जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तब हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो सेल में बनना शुरू हो जाता है न्यूक्लियस में. तो पहले इसके फॉर्मेशन को समझते हैं फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम. अब फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से क्रोमोसोम बनता है. क्रोमोसोम क्या है, प्रोटीन्स और डीएनए का कंपोजिशन है. प्रोटीन्स और डीएनए का क्या है, कंपोजिशन है. कंपैक्ट फॉर्म में जो है डीएनए प्रेजेंट होता है. सुपर कॉइलिंग या सुपर कंडेंसेशन उसकी हुई होती है और हमारे पास क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है. लेकिन ये बनता किस तरह से है, लेट्स सी. जब सेल साइकिल शुरू होता है, मैंने आपसे कहा ना क्रोमोसोम तब बनता है जब से सेल साइकिल या सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस वगैरह. तो यहाँ पे क्रोमेटिन कुछ फाइबर्स बनते हैं और ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये 30 नैनोमीटर का होता है. कितने नैनोमीटर का, 30 नैनोमीटर का. 30 नैनोमीटर का एक फाइबर बनता है. क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कितने नैनोमीटर का, 30 नैनोमीटर का फाइबर जो है वो कहां बनता है, इंटरफेज में. इंटरफेज में क्रोमेटिन फाइबर बनता है 30 नैनोमीटर का. और ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये किस चीज से बना होता है, ये बना होता है डीएनए से. डीएनए से बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है. डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से. कैसे, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. लाइक हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामेयर होता है. 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है तो वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं 4 आगे और 4 इसके बैक टू बैक प्रेजेंट होते हैं ऐसे. क्लियर. तो 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका क्या बनता है, ऑक्टामेयर. और उसी ऑक्टामेयर पे डीएनए जो है उसने खुद को रैप किया होता है. लाइक ऐसे, इस तरह जो है डीएनए इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इसने इसको रैप किया होता है, कंपैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो बनता है. सिमिलरली अगेन यहाँ पे इस तरह का होता है 4 हिस्टोन प्रोटीन्स, बैक टू बैक इसके अदर 4 प्रोटीन जो है वो मौजूद होंगे और इसको अगेन इस डीएनए ने ऐसे रैप किया होता है. तो ये एक जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पूरा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम. तो इस न्यूक्लियोसोम के बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं जो कि लिंकर या स्पेसर डीएनए, लिंकर और स्पेसर डीएनए उसको बोलते हैं, उसके जरिए ये अटैच होते हैं. और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है और डीएनए के प्रोटीन्स ने मिलकर जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाया है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर आप बात करें डीएनए की तो डीएनए क्या है, एसिडिक है नेचर में. डीएनए क्या है,
एसिडिक है नेचर में। और अगर बात करें हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो इसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आर्जिनिन और लाइसीन, आर्जिनिन और लाइसीन अमाइनो एसिड से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बनता है। क्लियर? तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक होती है नेचर में, और ये जो डीएनए है ये एसिडिक होता है नेचर में। सिमिलरली वी ऑल नो कि डीएनए जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एक तो इनके चार्जेस क्या है, डिफरेंट है, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो ये इनका रीजन हुआ। दूसरा इनका रीजन ये हुआ कि एक दोनों के नेचर्स क्या है, अगेंस्ट है एक दूसरे के, वन इज एसिडिक एंड अनदर वन इज बेसिक। तो चार्जेस और अगेंस्ट नेचर्स की वजह से ये एक दूसरे को होल्ड रखते हैं, तभी हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो लिंकर या स्पेसर डीएनए के हेल्प से जो है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो इनकी कॉइलिंग जो है वो होती रहती है। इस 30 नैनोमीटर से जो क्रोमेटिड फाइबर होता है इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बना के 30 नैनोमीटर से होके 300 नैनोमीटर का एक कॉइल स्ट्रक्चर बनता है। सेम इसी तरह का सुपर, मतलब ऐसे कॉइलिंग हुई, फिर थोड़ी ऐसे 300 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा, फिर 700 नैनोमीटर का फाइबर बनता है। इस तरह का कॉइलिंग जो है वो कुछ मतलब इससे फिर ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। एंड आफ्टर 700 हमारे पास क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। 700 में क्या हो जाती है, 700 के बाद उसको सुपर कॉइलिंग कहते हैं, उसको सुपर कंडेंसेशन कहते हैं। 30 नैनोमीटर के फाइबर से लेके 300 नैनोमीटर, देन 700 नैनोमीटर, और देन हमारे पास क्या बनता है, क्रोमोसोम। और अगर क्रोमोसोम के नैनोमीटर की हम बात करें, इसकी अगर विड्थ की हम बात करें, तो ये बनता है 1400 नैनोमीटर जो है वो इसकी मोटाई होती है क्रोमोसोम की। तो यहाँ से 30 नैनोमीटर से शुरू होके कॉइलिंग जो है वो जाती है 300 देन 700 और फाइनली हमारे पास एक कॉम्पैक्ट और कंडेंस डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। क्लियर हो गया? क्या होता है, इंटरफेज में क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि 30 नैनोमीटर के फाइबर जो है वो होता है। इंटरफेज जो है कब होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, माइटोसिस मियोसिस वगैरह सेल साइकिल में 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इंटरफेज में क्या बनता है, क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं। ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये बना होता है डीएनए और हिस्टोन के प्रोटीन से। डीएनए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, जबकि हिस्टोन्स क्या है, ये कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स जैसे अर्जिनिन और लाइसिन से बना है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है इसमें डीएनए और अमाइनो एसिड्स ने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किसके बेस पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लिंकर या स्पेसर डीएनए के हेल्प से। और इसी तरह से 30 नैनोमीटर से होके इसकी कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, 300 तक जाती है, देन 700 तक जाती है, और लास्ट में एक कॉम्पैक्ट डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है अलॉन्ग विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, और हमारे पास बनता है क्रोमोसोम। तो ये जो हम कहते हैं ना कि क्रोमोसोम जो है वो 40% डीएनए से बना है और 60% प्रोटीन से बना है, तो वो इस तरह से बनता है। इस तरह से उनकी क्या होती है, कॉइलिंग होती है, होल्ड होता है एक दूसरे पे चार्जेस की वजह से, नेचर के डिफरेंट नेचर्स की वजह से, और तब हमारे पास क्रोमोसोम बनता है जिसमें 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। तो ये था क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। अब इसके बाद बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि अब क्रोमोसोम तो बन गया, अब उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और उसके कुछ यानी टाइप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी एम्बिग्विटी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट होपफुली आपको इसमें कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर ले और फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को। ओके, तो इसको करते हैं इरेज। तो अब क्या होता है कि 30 नैनोमीटर के एक क्रोमेटिड फाइबर से कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है 300 तक, देन 700 तक, और फाइनली हमारे पास 1400 नैनोमीटर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको दो टाइप में मिलेंगी। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये आपको दो टाइप में मिलेगी। एक यहाँ पे आपको सिंगल, आपको पता है ना ये क्या है, क्रोमेटिड है। ये क्या है? क्रोमेटिड है। तो अगर सिंगल क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहा है तो मतलब अभी रेप्लिकेशन जो है वो नहीं हुआ, राइट? अभी जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो ऐसे क्रोमोसोम को जहां पे आपको सिंगल क्रोमेटिड्स मिले इसको बोलते हैं मोनाड क्रोमोसोम। आप यू समझ रहे कि मोनो मीन वन, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं जिसमें एक सिंगल क्रोमेटिड होता है? मोनाड क्रोमोसोम। इसके बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तब जो क्रोमोसोम बनता है उसमें आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड मिलेंगी। मतलब रेप्लिकेशन के बाद आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा जिसमें ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे आपको टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलेंगी, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलेंगी। तो अब ऐसे क्रोमोसोम को फिर क्या बोलते हैं? डायआड। डायआड क्रोमोसोम, डाई मीन टू। तो अगर रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम है तो उसको हम मोनाड बोलेंगे, और अगर रेप्लिकेशन के बाद है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी देन उसको हम कहते हैं डायआड क्रोमोसोम। क्लियर? इसके बाद इसको ले या इसको ले, हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में तो हमें पता चला क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे प्रेजेंट होते हैं जीन्स, राइट? और वो जीन्स जो है वो क्या करते हैं, वो जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसफर करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, राइट? अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। आप इसमें से एक डायआड या मोनाड इसमें से कोई भी ले सकते हैं स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हुआ एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले सेंटर में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, जो कि क्या करता है, मिडल में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के पोजीशन में हेल्प करता है, पोजीशनिंग में हेल्प करता है, और सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमेटिड्स होती है उनको जोड़े रखता है। तो सेंट्रोमेयर, या इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। इसी सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जिसमें काइनेटोकोर प्रोटीन्स होती है, और
यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है कि जब सेल डिवीजन होंगी और स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे तो वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आके यहाँ पे इसी काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। क्लियर? ये क्या है? क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड हुआ। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वी ऑल नो कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये जो डीएनए होता है ये इसकी भी जो पैकिंग होती है वो क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट होती है, राइट? अगर हम बात करें स्टार्ट वाले की तो यहाँ पे जो उसको क्या कहते हैं, कंपैक्टमेंट जो डीएनए की होती है वो कुछ जगहों पे आपको लूज दिखाई देगी, कुछ जगहों पे आपको ये काफी कंपैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को, वीडियो बीच में कहीं स्टॉप हो गया था, हम इसको अब अगेन डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि डीएनए जो क्रोमोसोम है वो किस चीज से बनता है? वो बनता है डीएनए से, और इस डीएनए की जो है बहुत ज्यादा सुपर कोइलिंग होती है, कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। तो क्रोमोसोम के अंदर आपको दो रीजन दिखाई देंगे, जहां पे एक जगह पे एक रीजन में जो डीएनए होता है उसकी थोड़ी ज्यादा कोइलिंग हुई होती है, ज्यादा कंपैक्ट डेंस स्ट्रक्चर होता है, और कुछ जो है वो लाइट होता है। तो जहां पे ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ये क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। और यहाँ पे मतलब ये टाइटली पैक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, इसी वजह से ये वाला जो रीजन होता है ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है ये वाला रीजन। कौन सा? हेट्रोक्रोमेटिन। इसी तरह से जो यूक्रोमेटिन है जो हमारे पास लाइटली पैक्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। तो ये यूक्रोमेटिन जो है ये लूजली अटैचमेंट इसमें होती है, लाइक लूज स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे क्या होता है? लूज होता है, लूज स्ट्रक्चर होता है, और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। जेनेटिकली क्या होता है? ये एक्टिव होता है। तो ये दो रीजन हो गए किसके? क्रोमोसोम के। एक हेट्रोक्रोमेटिन है, एक क्या है? एक हेट्रोक्रोमेटिन है जो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, इसके जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते। दूसरा क्या है? यूक्रोमेटिन है, लूज स्ट्रक्चर होता है और जेनेटिकली जो है एक्टिव होता है। ये इसलिए लूज भी होता है क्योंकि इसके जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये क्रोमेटिन है, ये जो है क्रोमेटिड है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। और हम लोग कौन से क्रोमोसोम को डिस्कस कर रहे हैं? मोनाड। इसमें इतना कुछ नहीं है, मोनाड और डायआर्ट जो क्रोमोसोम है ये दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं, किसी एक से भी आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ये इसका हुआ सेंट्रोमेयर जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अब इस सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर जो ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जब सेल डिवीजन के बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी तो वो स्पिंडल फाइबर्स आपके यहाँ पे अटैच होंगी। क्लियर? तो ये काइनेटोकोर जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द। मतलब सेंट्रोमेयर के साथ इस किस्म का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, इसी के साथ जो है स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होना होते हैं। और हमने बात की सेंट्रोमेयर की, जो सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, और ये क्या करता है? क्रोमेटिड्स को जो आर्म्स है उसको, जो क्रोमेटिड के आर्म्स है उनको होल्ड रखता है, और इसी तरह से
इस जो क्रोमोसोम है उसकी शेपिंग में हेल्प करता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं, ये इसका हुआ क्यू आर्म और इसको हम लोग लॉन्ग आर्म भी बोलते हैं, और ये वाला हुआ इसका पी आर्म, पी आर, और ये शॉर्ट होता है। इसको हम लोग अगर देखें तो शॉर्ट के लिए पिटाइल का वर्ड जो है वो भी यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं पी आर्म, और ये इसका हुआ क्यू आर्म। इसके बाद अगर बात करें तो अच्छा, यहाँ पे इसके एंड पे, इसके एंड को क्या कहते हैं, टीलोमेयर, टीलोमेयर। यहाँ पे कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं नोड, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स जो है इसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या करता है, ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज रखता है, राइट। और अगर हम बात करें टीलोमेयर की, तो टीलोमेयर जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोम को किस चीज से, इट प्रिवेंट क्रोमोसोम फ्रॉम शॉर्टनिंग। और अगर क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग नहीं होगी, अगर क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग नहीं होगी तो शॉर्टनिंग से क्या होगा, एजिंग जो है वो कॉज नहीं होती। जिन लोगों के टीलोमेयर्स डिफेक्टेड होते हैं, वो डैमेज होते हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी एजिंग का मसला हो जाता है। मतलब वो होते हैं 30 के और वो अपने एज से कहीं ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, लाइक 40-45 प्लस वो आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो टीलोमेरिक एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डैमेज होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं। क्लियर? तो ये जो क्रोमेटिड एंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जंग डीएनए भी मिलता है, इस टीलोमेयर एंड्स पे यहाँ पे जंग डीएनए भी प्रेजेंट होता है, या इसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। और जिस क्रोमोसोम में आपको सैटेलाइट डीएनए जो है वो मिल जाए उसको फिर हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम, उसको क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम। और अगर हम लोग ह्यूमन के जीनोम में देखें, सॉरी ह्यूमन के यस जीनोम का ही पार्ट है, ह्यूमन के क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो हमें कितने हैं, 46। उन 46 में से 5 पेयर्स ऐसे हैं क्रोमोसोम्स के जो कि सेट क्रोमोसोम है, जहाँ पे आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी दिखाई देगा, सैटेलाइट बॉडी जो है वो दिखाई देगी। और सैटेलाइट बॉडी क्या होती है, जंग डीएनए होता है, यूजेस डीएनए होता है, लेकिन फिर भी इसका एक मैसिव पार्ट जो है वो फंक्शनल होता है। इसमें कुछ प्रोमोटर्स और इनहेंसर्स वगैरह लगे होते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन में टर्न ऑन और जीन टर्न ऑन और जीन टर्न ऑफ को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो सेट क्रोमोसोम्स में 5 पेयर्स हमारे बॉडी में जो है वो क्या है, वो सेट क्रोमोसोम्स है। उनमें से 13, 14, 15, 21 और 22 ये सारे जो क्रोमोसोम हैं ये क्या है, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये सेट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, राइट। तो होपफुली आप लोग को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में समझ आ गया। हम लोगों ने यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन को स्टडी किया, इसमें फिर हमने डिफरेंशिएट किया कि कौन सा जेनेटिकली एक्टिव है, कौन सा नॉन एक्टिव है, ठीक है। जिसके जीन्स एक्सप्रेस होंगे वो एक्टिव होगा, जिनके जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे वो एक्टिव नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने काइनेटोकोर के बारे में डिस्कस किया कि काइनेटोकोर जो है ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसपे स्पिंडल फाइबर्स ने आगे अटैच होना होता है। सेंट्रोमेयर क्या करता है, क्रोमेटिड्स जो क्रोमेटिड्स होती है, जो आर्म्स होते हैं उसके उनको होल्ड रखता है। और इसके अलावा क्रोमोसोम की पोजीशनिंग में या उसकी शेपिंग में हेल्प करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप्स बनते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद फिर हम लोगों ने टीलोमेयर एंड्स या फिर जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस जो है उसको ऑर्गेनाइज रखते हैं। साथ में यहाँ पे जंग डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। और जहाँ पे आपको क्रोमोसोम में सैटेलाइट जो है वो मिल जाए और या फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिल जाए तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। और
ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स है? 46। तो उन 46 में 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ऐसे है कि वो उसमें क्या प्रेजेंट है? वो सेट क्रोमोसोम है। वहां पे आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। और वो क्रोमोसोम है कौन कौन से? 13, 14, 15, 21 एंड 22। सो ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको भी डिस्कस करते हैं ताकि अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। लगती है हमें बहुत ज्यादा सिंपल होती है बट वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप लोग आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ये चीजें पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस जो है वो जरूरी है कि आप लोग अपना बनाएं। राइट? तो ये क्या है? वैसे मैंने रेस कर दिया। ये एक मोनाड है, ठीक है। और जब इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है तो क्या बनता है? डायड क्रोमोसोम बनता है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है इस तरह से। हमें पता है कि हम क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है। हमें जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम 1 की तो ये क्रोमोसोम 1 का एक सेट हुआ, क्लियर। और ये क्रोमोसोम 1 का दूसरा सेट हुआ। तो ये भी क्रोमोसोम 1 है और ये भी क्रोमोसोम 1 है। तो अगर आपको इस तरह से सेम क्रोमोसोम एक पेयर में मिले, कि अब ये दोनों क्या कर रही है? एक पेयर बना रहे। तो अगर आपको दो सेम क्रोमोसोम एक ही पेयर में मिले तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि इसमें क्या है? दोनों जो सेट्स है वो एक सिमिलर क्रोमोसोम्स के हैं। और इसको हम लोग पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी इसको कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपको पता चल गया कि एक ही सेट में सेम क्रोमोसोम्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? इसी तरह से अब अगर हम बात करें, एक पेयर है और उस पेयर में ये फर्स्ट क्रोमोसोम हुआ, ये सेकंड क्रोमोसोम हुआ, राइट। और उन्होंने पेयर बना दिया तो ये फिर हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे या फिर होगा पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस के बीच डिफरेंस समझ आ गया ना? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जिस पेयर में आपको दो सेम क्रोमोसोम्स का सेट मिले दैट इज होमोलोगस, और जिस सेट में आपको दो डिफरेंट क्रोमोसोम मिले दे आर नॉन होमोलोगस, राइट। इसके बाद बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? अगर ये दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं तो ये इसके क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मैंने आपसे कहा ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो क्या होते हैं? एक सेंट्रोमेयर पे से जब वो अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स जो है, ये एक क्रोमैटिड हुआ और ये दूसरा क्रोमैटिड हुआ। तो अगर ये सेम सेंट्रोमेयर पे अटैच है तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं, इस 1 ने इस 4 के साथ पेयरिंग कर ली या फिर इस 2 ने इस 3 के साथ पेयरिंग कर ली, राइट। इसी तरह इस 3 ने इस 1 के साथ पेयरिंग कर ली या फिर इस 2 ने 4 के साथ पेयरिंग कर ली, मतलब इनकी एक्सचेंजिंग हो गई। तब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 की बात करें तो ये हमारे पास 1 का आया एंड देन 4, ये 4 का आया। तो इस तरह के क्रोमोसोम, इस तरह के क्रोमैटिड्स को फिर हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अगर सिमिलर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स है तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। अगर दूसरे क्रोमोसोम से आए तो फिर उसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मोनाड और डायड के बीच डिफरेंस सीखा। होमोलोगस नॉन होमोलोगस के बीच मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके अलावा हमने सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में डिस्कस किया कि सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। जब सेम उसके सेम सेंट्रोमेयर पे सेम सिस्टर्स क्रोमैटिड जो है, सेम क्रोमैटिड्स जो है वो अटैच होंगी तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम्स के वो अटैच है तो फिर वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, राइट। तो ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर।
होपफुली आपको इसमें कोई डाउट जो है वो नहीं होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। ऑन द बेसिस ऑफ, यू कह सकते हैं कि शेप के बेस पे भी और सेंट्रोमेयर के प्रेजेंस के बेस पे भी। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, किसके बेस पे? सेंट्रोमेयर के बेस पे, सेंट्रोमेयर के बेस पे। तो सेंट्रोमेयर के बेस पे क्रोमोसोम के 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आप लोग नेम समझ ले। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट में हमारे पास आता है टीलोसेंट्रिक। बात करें मेटासेंट्रिक की, तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है? मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा। जो सेंट्रोमेयर है, जो सेंट्रोमेयर है वो कहां मौजूद होगा? बिल्कुल सेंटर में। क्लियर? देखिए सेंट्रोमेयर हुआ, बिल्कुल सेंटर में आपको क्रोमोसोम जो है वो, सेंट्रोमेयर जो है वो दिखाई देगा, राइट। इसके अलावा जो इसके आर्म्स होते हैं, जो इसके आर्म्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और सेल डिवीजन के बीच, सेल डिवीजन के बीच क्या होता है कि ये वी शेप का, सेल डिवीजन में जो एनाफेज होता है ना, एनाफेज में इसकी शेप चेंज होती है, तो एनाफेज में जो इसका शेप होता है वो वी शेप बन जाता है, वो इस तरह का वी शेप जो है बना लेता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। तो सब मेटासेंट्रिक में सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंट्रोमेयर स्लाइटली, मतलब बहुत थोड़ा सा ऐसे, बहुत सेंटर से बहुत कम जो है ऐसे किसका हुआ प्रेजेंट होता है। तो ये स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसके अलावा अगर इसके आर्म्स की हम बात करें, इसको आप ऐसे समझे जैसे इस तरह, राइट, सेंटर से ये थोड़ा सा स्लाइटली अवे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इसके आर्म्स की हम बात करें, तो इसके जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, वो क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। इनके जो आर्म्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, राइट। ये इसका लॉन्गर आर्म हुआ, लाइक लॉन्ग आर्म, और ये इसका शॉर्ट आर्म हुआ, ये इसका शॉर्ट आर्म हुआ। और सेल डिवीजन में जब एनाफेज आता है तो ये एल शेप्ड एक्वायर कर लेते हैं, लाइक ऐसे, इस तरह का एल शेप जो है ये एक्वायर कर लेते हैं जब एनाफेज में, जो सेल डिवीजन जो है वो रहता है उसमें एनाफेज में ये एल शेप एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। तो एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है, इसमें जो सेंट्रोमेयर है, जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टर्मिनल एंड के करीब होता है, बिल्कुल टर्मिनल एंड पे मौजूद नहीं होता, लेकिन टर्मिनल एंड के बिल्कुल नियर मौजूद होता है। जैसे कि देखिए ये हमारे पास एक क्रोमेटिड हुआ, क्लियर, और इस तरह ऐसे,
तो इसकी अगर हम बात करें, ये एनाफेज में क्या करता है, ये एनाफेज में इस किस्म का शेप जो है ये एक्वायर कर लेता है, जे शेप। कौन सा शेप, ये कौन सा शेप वो करता है, एक्वायर करता है, एल शेप। ये वाला जे शेप बनाता है, मतलब इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसे जे शेप में होती है, और उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है, अगर ह्यूमन में हम बात करें तो एक्रोसेंट्रिक जो है वो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, राइट। ओके, तो ये हुआ इसका जे शेप स्ट्रक्चर जो एनाफेज में बनता है। इसके बाद बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की। तो टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंट्रोमेयर बिल्कुल टीलोमेयर बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है, लाइक ऐसे, इस तरह का, जिसकी वजह से ये एनाफेज में क्या करता है, ये एनाफेज में आई शेप जो है इसकी बन जाती है, और इसके जो आर्म्स होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते, आर्म जो है वो इसके इक्वल नहीं होते। सो ये था मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच डिफरेंस होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मेटासेंट्रिक क्या है, सेंट्रोमेयर जो है बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और इसके जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और सेल डिवीजन में जब एनाफेज में इनकी शेप चेंज होती है तो ये वी शेप एक्वायर कर लेता है, राइट। फिर है सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर से स्लाइटली अवे होता है, ज्यादा नहीं लेकिन कम जो है वो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है। इसके जो आर्म्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक लॉन्ग आर्म होता है, दूसरा वाला शॉर्ट आर्म होता है, और एनाफेज में ये एल शेप जो है एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली एक्रोसेंट्रिक है, तो एक्रोसेंट्रिक में अगर हम देखें तो सेंट्रोमेयर जो है वो टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, नियर मतलब टर्मिनल एंड के नियर, टर्मिनल एंड के नजदीक, प्रॉपर टर्मिनल एंड पे नहीं, टर्मिनल एंड पे बिल्कुल जो है वो पे टीलोसेंट्रिक है। तो ये एनाफेज में सेल डिवीजन के बीच जे शेप एक्वायर करता है, और पे टीलोसेंट्रिक है तो टीलोसेंट्रिक में टीलोमेयर एंड पे बिल्कुल जो एंड होता है उस पे ये जो सेंट्रोमेयर होता है वो प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से ये क्या करता है, आई शेप एक्वायर कर लेता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस की, टाइप्स वगैरह देख लिए, नंबर देख लिया कि ऑर्गेनिजम्स में जो है वो वेरी करता है, और लास्ट में हमने इसके फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया, और लास्ट में इसकी क्लासिफिकेशन देख ली कि किस तरह से सेल डिवीजन के बीच जो है इसके शेप जो है वो चेंज होते हैं, और कौन सा शेप जो है ये एक्वायर करता है, और सेंट्रोमेयर के बेस पे इसकी डिवीजन जो है वो कैसे हुए, कहाँ कहाँ पे सेंट्रोमेयर जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। होपफुली आप लोग को लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।